सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। पंजाबी रेडियो और पंजाबी टीवी यूएसए देख और सुन रहे सभी साथियों का स्वागत है इस समय के विशेष प्रोग्राम बियॉन्ड द हेडलाइंस विद मनदीप पूनिया में। हर रोज की तरह प्रोग्राम में पूनिया जी का साथ होता है और देश विदेश के साथ जुड़ी हुई अहम खबरों पर बातचीत होती है। सबसे पहले करते हैं पूनिया जी का प्रोग्राम में स्वागत। बहुत बहुत स्वागत है पूनिया जी। जी नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। रुख खबरों का सबसे पहले करें तो आज हम बात यूक्रेन रशिया की करेंगे। यूक्रेन ने रूस के ऊपर सबसे बड़ा ड्रोन अटैक किया है। ये हम क्या देख रहे हैं, एक तरफ तो सारे G7 में इकट्ठे नजर आते हैं, वहां पर हम यूक्रेन के भी प्रमुख को देख रहे थे, लेकिन ये कब टलने का नाम ले गए ये सारा कुछ? देखिए, शायद मेरे को लगता है कि यूक्रेन को ये लग रहा है कि अभी निपटारे का समय चल रहा है दुनिया भर में। एक निपटारा तो होके हटा ईरान और अमेरिका का, तो शायद उनका भी कोई निपटारा हो जाए। निपटारे के लिए मुझे लगता है कि यूक्रेन ने स्टेप लिया है कि दुनिया भर की आई बॉल्स उनकी तरफ दोबारा जाएं। यूक्रेन ने बहुत बड़ा हमला रशिया के ऊपर किया है। रशिया के डिफेंस मिनिस्ट्री के मुताबिक तकरीबन 1000 ड्रोन और 4 क्रूज मिसाइलें रशिया के ऊपर छोड़ी गई थी और 200 ड्रोन तो मॉस्को की तरफ छोड़े गए थे, जो कि रशिया की राजधानी है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने कहा कि हम यह युद्ध नहीं चाहते थे, लेकिन अगर यूक्रेन जलेगा तो मॉस्को भी जलेगा। इसके अलावा जो साउथ रोस्तोव इलाका है, वहां पर भी एक ऑयल डिपो के ऊपर धमाका हुआ है, जिसके कारण वहां पर एक व्यक्ति की मौत भी हुई है। जो ऑयल रिफाइनरी का जो ढक्कन वगैरह वो विजुअल आपने देखे होंगे कि बहुत ऊंचे तक उस ऑयल रिफाइनरी का जो ढक्कन है वो गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक शॉपिंग सेंटर में भी आग लगी है उसके पास ही, और ड्रोन के जो मलबे हैं वो रिहायशी और व्यावसायिक इमारतों के बीच में भी देखे गए हैं। तो खैर, अभी मॉस्को में हवाई अड्डों पर कुछ समय के लिए फ्लाइट्स के लिए रोक लगाई गई है, और शहर के अलग अलग इलाकों में आपको धुएं के गुब्बार वाले विजुअल्स वीडियोस दिख रहे होंगे। सबसे ज्यादा भयानक तो वो रिफाइनरी वाले विजुअल्स थे, जहां ऑयल रिफाइनरी के ऊपर जो हमले हुए हैं उसमें जो दूर दूर तक जो धुएं की परतें थी वो दिख रही थी। खैर, जेलेंस्की ने कहा है कि ये हमला पिछले हफ्ते जो कीव पर रूस की जो कार्रवाई थी उसका बदला लिया गया है। रशिया ने जो कीव के ऊपर जो हमला किया था उसको लेकर उन्होंने बताया है। खैर, यही है कि मेरे को लगता है कि 2023 के बाद अब हम देख रहे हैं कि 3 साल 2022 सॉरी मैं 2022 के बाद अगर देखें तो लगातार 4 साल हो चुके हैं इस जंग को। हालांकि 2023 के बाद आप देख रहे हैं कि रूसी राजधानी के ऊपर ड्रोन हमले लगातार करता रहता है यूक्रेन। तो दोनों अब मुल्क हैं, शायद ड्रोन उसके ऊपर ही शिफ्ट हो रखे हैं। G7 जो मुल्क थे उनसे भी बातचीत हुई। अब जैसा आपने कहा कि G7 मुल्कों ने तो यूक्रेन को मदद देने का ऐलान किया था। इसमें ये कहा गया था, G7 देशों ने कहा कि यूक्रेन को ज्यादा एयर डिफेंस सिस्टम, इंटरसेप्टर और लंबी दूरी के हथियार दिए जाएंगे। तो लंबी दूरी के हथियार में बेसिकली बैलिस्टिक मिसाइल्स की बात थी। तो ये मामला है, और ये भी G7 देशों ने भी कहा कि रशिया का जो ऑयल है और जो गैस कारोबार है उसके ऊपर जो प्रतिबंध है या फिर जो उसको और सख्त किया जाएगा, उसके ऊपर बैन वगैरह पुट अप किए जाएंगे, इस किस्म की बातें हुई थी। तो अब देखते हैं कि चीजें क्या होती हैं। लेकिन 17 मई को भी इससे पहले हमला हुआ था, उसमें तो एक भारतीय की मौत भी हुई थी, 4 लोगों की उस समय मौत हुई थी। तो ये चीजें हैं, रशिया और यूक्रेन जंग के विजुअल्स नए नए आ रहे हैं। मुझे लगता है कि कोई ना कोई रास्ता अब इस जंग का भी निकल ही जाएगा। जी, और इससे आगे बढ़े तो हम अब बात अमेरिका ईरान के बारे में करते हैं। उनका तय समय से एक दिन पहले ही समझौता हो गया है। इतनी जल्दी में अभी कैसे इनको सारा कुछ रास आ गया दोनों देशों को कि जल्दी से जल्दी समझौता कर लिया जाए ताकि सारी चीजें दोबारा से नॉर्मल हों? देखिए, यही है कि G7 की जो बैठक चल रही थी और फ्रांस में थे, तो डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार की रात को फ्रांस के वर्सोय पैलेस में इससे जुड़े हुए MOU साइन किए हैं।
इस दौरान फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों भी मौजूद थे। डील पर दस्तखत करने के बाद ट्रंप वर्सोय प्लेस से बाहर भी आए। तो किसी रिपोर्टर ने उनसे पीस डील के बारे में पूछा। जैसे ही वो वर्सोय प्लेस से बाहर आए थे, उन्होंने कहा कि डील साइन हो गई है। बड़ा मतलब गर्मजोशी से उन्होंने कहा, एक हिसाब से कह सकते हैं कि चिल्लाते हुए उन्होंने कहा कि डील साइन हो गई है। ट्रंप के बाद ईरानी राष्ट्रपति मसूद पज़ेश्कियान ने भी ईरान से इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत किए हैं। समझौते का ऐलान तकरीबन 5:30 बजे सुबह के आसपास किया गया। ये तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। इसमें कुछ चीजें हैं। तो ईरान और लेबनान में मिलिट्री एक्शन खत्म किया जाएगा, होर्मुज स्ट्रेट को दोबारा खोला जाएगा, और अमेरिका की जो नेवी की जो प्रेजेंस है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में, उन्होंने जो नाकेबंदी कर रखी है, वो भी खत्म की जाएगी। खैर, इस समझौते पर 19 जून को स्विट्जरलैंड के जिनेवा के पास लुसान शहर में साइन होने थे, लेकिन खैर ये एक दिन पहले ही आज साइन हो गए हैं 18 को, और फ्रांस के वर्सोय पैलेस में हुए हैं। 14 पॉइंट को ड्राफ्ट मतलब जो अमेरिकी मीडिया है CNN, उसने तो 14 पॉइंट कहा है कि 30 दिनों तक जो व्यापारिक जहाज है ईरान स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में, वो उनकी आवाजाही नॉर्मल होगी। 30 दिनों के अंदर अंदर ये बताया जा रहा है कि नॉर्मलसी अमेरिकी नाकेबंदी हटेगी समुद्र से। तीसरा पॉइंट है कि ईरान परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। चौथा पॉइंट है कि अमेरिका और उसके सहयोगी ईरान के दोबारा बिल्टअप के लिए $300 अरब का फंड बनाएंगे। अमेरिकी ईरानी तेल, पेट्रोकेमिकल उत्पादों और संबंधित सेवाओं को छूट देगा। ईरान अमेरिका पर संयुक्त राष्ट्र IAEA और अपने प्रतिबंध हटाने की दिशा में काम करेगा। ईरान की फ्रीज जो संपत्तियां हैं और धनराशि है, उसको जारी किया जाएगा, और सभी मोर्चों से युद्ध खत्म करेंगे। मिलिट्री कार्रवाई नहीं होगी। समझौते के पालन की निगरानी के लिए विशेष तंत्र बनाया जाएगा। 60 दिनों के भीतर अंतिम समझौते पर बातचीत की पूरी कोशिश की जाएगी। अंतिम समझौते को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की मंजूरी मिलेगी। तो इस किस्म की बातचीत अभी आ रही है, पॉइंट्स हैं। देखिए, अलग अलग एनालिसिस हैं। अब जो वेस्ट एशिया का मीडिया है, वो सारा कह रहा है कि ईरान के सामने ट्रंप ने सरेंडर कर दिया है, क्योंकि ना तो ईरान में सत्ता बदली, ना परमाणु जो प्रोग्राम है वो पूरी तरह खत्म हुआ। 122 लाख करोड़ रुपए बर्बाद भी हुए। जंग से क्या मिला, मतलब इस किस्म का जो ओमान के विदेश मंत्री हैं, वो उन्होंने अल बुसैदी ने टीवी पर आकर भी कहा। तो खैर, मतलब इसमें यही है कि एक ट्रंप को लेकर वेस्ट एशिया में तो एक क्रिटिकल अप्रोच है, लेकिन इसके अलावा हम देखें तो जो अमेरिकन व्यू पॉइंट ऑफ व्यू है, वो ये कह रहा है कि हमने ईरान को एटॉमिक मतलब एटम बम बनाने से रोक दिया है, परमाणु हथियार बनाने से रोक दिया है, और कभी अब परमाणु हथियार ईरान नहीं बनाएगा। इसको बहुत बड़ी जीत अमेरिकी मीडिया बना के पेश करा। तो सबके अपने अपने दावे हैं। ये जंग, जैसे मैंने कहा कि 1945 के बाद कोई ऐसी मुकम्मल जंग नहीं रही जिसमें दुनिया ये अंदाज लगा सके कि कौन जीता कौन हारा। उसके बाद तो सब ज्यादातर ट्रीटीज से जंग निपटी हैं, और उसमें दोनों तरफों से यही दावे किए गए कि हम जीत गए। तो खैर, ये दोनों तरफ से लड्डू बंटने वाली स्थिति है। जी, और इससे आगे बढ़े तो बात राज्यसभा चुनाव की करते हैं। झारखंड में क्रॉस वोटिंग होने की खबर सामने आई है। कांग्रेसी उम्मीदवार की हार हुई है, और इसी के साथ जो 26 सीटें थी राज्यसभा की, उसमें से 19 NDA ने जीत ली है। देखिए, कांग्रेस जिस बात के लिए इनफेमस है वही हुआ है। तो कल हम बात कर रहे थे कि कैसे बीजेपी सेंधमारी कर रही है क्षेत्रीय पार्टियों में, उनके सांसद वगैरह तोड़ रही है। कांग्रेस भी उससे अछूती है नहीं। हरियाणा में तो एक वोट के कारण बच गया था मामला, नहीं तो आप देखें तो 10 तकरीबन 9 विधायकों ने, कांग्रेस के 9 विधायकों ने हरियाणा में भी 2-3 महीने पहले जब राज्यसभा के चुनाव हुए थे तब क्रॉस वोटिंग की थी। अब ये झारखंड में भी क्रॉस वोटिंग हुई है, और इसमें जो कांग्रेस की तरफ से जो उम्मीदवार थे प्रणव झा, वो कोई और नहीं बल्कि मल्लिकार्जुन खड़गे के पीए हैं, पर्सनल पीए हैं। तो उनको वहां पर बना रखा था उम्मीदवार कांग्रेस ने। उनके सामने एक बीजेपी ने इंडिपेंडेंट कैंडिडेट खड़ा कर रखा था, नाथवानी। बेसिकली जो ये नाथवानी है, परिमल नाथवानी, ये काफी बड़ा उद्योगपति है वहां पर, और इसने वहां पर
जो झारखंड मुक्ति मोर्चा की के विधायक वगैरह हैं, एक आध कुछ कांग्रेस के जो विधायक हैं, उनकी वोटें खरीद ली और खुद जीत गया है। तो खैर ये कैंडिडेट भी ऐसा निकाल के लेके आते हैं जो बीजेपी वाले हैं, जो जिसके पास खूब सारा पैसा और वो फिर पैसे से वोटें खरीद लेता है। तो कांग्रेस में साफ दिख रहा है कि क्या कितना बुरा हाल है कि उनके जो कैंडिडेट है वो नहीं जिता पाए। आज बात करें तो जो रिजल्ट आया है उसमें 12 राज्यों की 26 सीटों के ऊपर चुनाव हुआ था, जिसमें 19 को एनडीए को गई हैं, यानी कि बीजेपी के पक्ष में गई हैं। सिर्फ जो 7 सीटें हैं वो कहीं ना कहीं विपक्ष को मिली हैं। तो एक बड़ी आप देखें कि चाहे वो हुक एंड क्रूक लगा लीजिए या विधायकों को खरीद कर लगा लीजिए, यहाँ तक खबर है कि 7 करोड़ रुपए हर एक विधायक को वोट खरीदने के लिए परिमल नाथवानी ने दिए हैं। उसके बाद जो विजुअल्स हैं वहाँ पे सेलिब्रेशन वगैरह के, वो भी देखने को मिल रहे हैं। तो ये हकीकत है कि भारतीय राजनीति में इस समय मतलब विधायकों को खरीद कर राज्यसभा कैंडिडेट जिताए जा रहे हैं। राज्यसभा के जो जीते हुए उम्मीदवार हैं उनको बीजेपी लेकर उड़ जा रही है। लोकसभा के जीते हुए जो एमपीज हैं उनको बीजेपी लेकर उड़ जा रही है। बड़ी बड़ी क्षेत्रीय पार्टियों को बीजेपी तोड़ दे रही है। तो भारतीय राजनीति में क्या कहें इसको, बाजार का दौर चल रहा है। बोलियां लगती हैं एमएलए एमपीज की, जिनको आप और हम वोट देकर भेजते हैं विधानसभा में या लोकसभा में या राज्यसभा में, वो सब पैसे के अपना मोल लगवाते हैं और फिर इधर उधर अपने पाले बदलते रहते हैं। तो ये स्थिति इस समय भारतीय राजनीति में देखने को मिल रही है। जी, और ये स्थिति बेहद खतरनाक है। इसके दूरगामी सिट्टे भी बड़े खतरनाक निकलेंगे। जिस तरीके से लोग अपना मत इन लोगों को देते हैं, इनको चुनते हैं, लेकिन ये खुद से अपने फैसले ले लेते हैं और अपने जिन्होंने इनको चुना है उनको एक बार भी ये नहीं पूछते कि हमें ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आगे बढ़े तो राम मंदिर के चढ़ावे की चोरी का जो मामला है उसकी जांच का आदेश योगी ने दिया था, लेकिन योगी आदित्यनाथ खुद कल अयोध्या में आ रहे हैं शायद। देखिए, राम मंदिर के चढ़ावे की चोरी को लेकर पूरा विवाद चला ही हुआ है। अब तो हालांकि आज मैं देख रहा था कि इंडियन मीडिया में इसको लेकर कोई भी खबर नहीं थी। ठीक है, तो ये दिख रहा है कि यहाँ राम मंदिर में जो चढ़ावे की चोरी हुई है, जो वहां पर गबन हुआ है, उसको लेकर अब बीजेपी ये समझ रही है कि ये उनके उलट जा रहा है। और ये क्योंकि 2027 में फरवरी में, यानी कि तकरीबन 6 महीने बाद उत्तर प्रदेश में चुनाव भी हैं विधानसभा के, तो उस पर गलत असर ना पड़े, इसलिए मीडिया मैनेजमेंट बीजेपी की तरफ से शुरू हो गई है और अब इसको लेकर भारतीय मीडिया में खबरें बंद हो गई हैं। ये है कि जो राम मंदिर ट्रस्ट के जो मेन मुखिया हैं चंपत राय, जिनके देख रेख के नीचे ये पूरा काम होता है, उनसे मिलने से योगी आदित्यनाथ ने मना कर दिया है। तो बहुत सारे सवाल हैं, उसमें एक सवाल तो ये भी है कि योगी आदित्यनाथ तक तो कहीं की ये तार नहीं पहुंच रहे हैं, चंपत राय से मिलने से क्यों मना किया गया। खुद अयोध्या आ रहे हैं योगी आदित्यनाथ, तो योगी आदित्यनाथ अयोध्या आ रहे हैं उस समय भाई कम से कम जो मंदिर के सर्वोच्च पद पर जो व्यक्ति बैठा उससे तो मिलना ही चाहिए। ये कहा है कि आप खुद बताइए, आप किसी को अपना एजेंट अपना कोई भेज दीजिए, कोई अपना कर्मचारी भेज दीजिए। तो ये बड़ी बात है। चंपत राय से मेरे को लगता है कि योगी आदित्यनाथ को मिलना ही चाहिए था। इतनी बड़ा गबन हुआ है, इतना पैसे का हेर फेर हुआ है राम मंदिर के चढ़ावे में। 1250 के आसपास ईंटें सोने चांदी की गायब हैं। 7 करोड़ का एक दावा है और इसके अलावा 5 करोड़ तो रुपए रिकवर भी किए जा चुके हैं। और ये बताया जा रहा है कि तकरीबन 700 करोड़ रुपए 800 करोड़ रुपए के आसपास चढ़ावा आया है और उसमें से ट्रस्ट के खाते में आप देखेंगे तो 10 से 12 करोड़ का ही ये कहा जा रहा है कि रुपए उसमें जमा हुए हैं। तो पैसे तो बहुत बड़े लेवल पर इधर उधर हुए हैं, लेकिन ये समझ नहीं आ रहा कि इसके तार कितने बड़े हैं। अब 700-800 करोड़ रुपए का चढ़ावे की अगर गबन की बात है तो गुरप्रीत, अगर आरोपों की बात सच भी मान लें तो भाई 700-800 करोड़ रुपए तो गुरप्रीत बहुत बड़ी रकम होती है। और 1250 ईंटें सोने चांदी की, वो भी मतलब आज के टाइम पे सोने की एक ईंट कम से कम 1 करोड़ रुपए की तो मान के चलो, 1 तोला सोना 1.5 लाख रुपए का है। ठीक है,
तो आप सोच के देखो, 1 करोड़ रुपए की मान, 1250 करोड़ रुपए की तो ईंटें गायब हैं। तो मतलब गबन बहुत बड़ा है। राम के नाम पर जो ये चोरियां हुई हैं, ये बहुत बड़े लेवल की हैं। कहाँ तक जाते हैं, कितने बड़े इसमें व्यक्ति इन्वॉल्व हैं, ये अभी तक खुलासा नहीं हो रहा। और उसमें योगी आदित्यनाथ भी अपनी इमेज को बचाते हुए दिख रहे हैं, केंद्र सरकार भी अपनी इमेज को बचाने की कोशिश कर रही है। हाँ, जो कर्मचारी हैं राम मंदिर के, उनको कुछ कुछ को उलझाया जा रहा है। तो देखते हैं कि स्थिति कहाँ बनती है। बड़े मगरमच्छों तक हाथ पहुंच पाता है या नहीं पहुंच पाता है, या फिर छोटे मोटों को ही बलि का बकरा बना के काम निकाल लिया जाएगा। ये तो खैर अगले आने वाले दिनों में पता लगेगा। लेकिन काफी बड़ी, मतलब मैं कहूंगा कि राम के नाम पर बहुत बड़ी चोरी हुई है, और इसमें बीजेपी के बहुत बड़े बड़े लोगों का हाथ है, ये साफ दिख रहा है। जी। और इससे अगर आगे बढ़े तो बात पूर्व प्रधानमंत्री आई.के. गुजराल के बेटे के साथ हुई धोखाधड़ी की करते हैं। 7 करोड़ से ज्यादा की धोखाधड़ी हो गई है, उनके पुराने कर्मचारियों ने मिलकर ही की है। देखिए, ये बड़ा अजीब है कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री आई.के. गुजराल, उनके बेटे भी सुरक्षित नहीं है साइबर ठगी से। खुद वो राज्यसभा के सांसद भी रह चुके हैं, नरेश गुजराल। आई.के. गुजराल इवन आईटी मिनिस्टर भी रहे हैं, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर भी रहे हैं, आईटी बहुत सारे मंत्रालय उनके पास रहे हैं। खैर, ठगी आप देखिए कि उन्हीं के बेटे के साथ हुई है। उनके बेटे का नाम है नरेश गुजराल। साइबर ठगी ठगी हुई है। साइबर अपराधियों ने मैसेजिंग ऐप पर फर्जी प्रोफाइल बनाकर उनकी कंपनी के जो सीएफओ है, उनको धोखा देकर तकरीबन 7.25 करोड़ के आसपास ट्रांसफर कराए हैं। और जो ठगी है वो 12 जून से 16 जून के बीच में हुई है। 16 जून को नरेश गुजराल की बेटी की नजर इन लेन देन के ऊपर पड़ी। उन्होंने अपने पिता से पुष्टि की तो पता चला कि ऐसा उन्होंने कोई निर्देश नहीं दिया था, जिसकी शिकायत साइबर क्राइम ब्रांच में की गई है। जो जांच में पता चला है कि महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के 4 अकाउंटों में पैसा भेजा गया है। हर अकाउंट में 1 करोड़ से 2 करोड़ रुपए के बीच में ट्रांसफर किए गए थे। इसके बाद पैसे का लगभग 30 से 40 इस पैसे को लगभग 30 से 40 अकाउंट में बांटा गया, और फिर कई और म्यूल अकाउंट के जरिए घुमाया गया, ताकि पैसे के सोर्स का पता न चल सके। तो ये आप देखिए कि काफी बड़ा एक घोटाला है। और इसमें आप देखेंगे तो मतलब यही कह सकते हैं कि बहुत बड़ी ठगी आई.के. गुजराल के बेटे के साथ हुई है। इससे पहले चंडीगढ़ में भी हम आर्मी ऑफिसर्स के साथ ऐसी घटनाएं देख चुके हैं। जब मेरे को ये समझ में नहीं आता कि भारत में इतने बड़े लेवल पर साइबर फ्रॉड होते हैं, लेकिन सरकार के पास, या अपन कहें कि सरकार ने अभी तक कोई ऐसा ठोस कदम नहीं उठाया है कि साइबर ठगी को रोका जा सके, ऐसे ठगों को पकड़ा जा सके। और काफी मतलब इसमें बड़े बड़े लोग, खासकर बुजुर्ग लोग ज्यादा इसमें फंसते हैं। उनको जिस हिसाब का काम है, और ये धंधा इतना ज्यादा चला हुआ है कि क्या बताएं। मतलब हमारे फोनों पे भी दिन में कम से कम भी 10 मैसेज ऐसे आते हैं जो साइबर फ्रॉडों से जुड़े हुए हैं, जुड़े हुए होते हैं। आज तो मैं अपने फोन में देख रहा था कि मेरे फोन में कुछ पैसे कटे हैं। मेरे को अभी तक पता नहीं, बैंक ये नहीं पता लगा पा रहा कि जो पैसे कटे हैं किस बात के कटे हैं। तो सुबह से मैं जूझ रहा हूँ। तो मतलब कोई अछूता नहीं है। भारत में बहुत ऐसे साइबर फ्रॉड के बहुत ज्यादा केस बढ़ रहे हैं। मुझे लगता है कि इसको लेकर सरकार को कुछ ना कुछ जरूरी कदम उठाने चाहिए। जी। और इससे अगर हम आगे बढ़ें तो बात टेलीग्राम पर लगे बैन की करते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने पूछा है कि पूरे टेलीग्राम को क्यों बैन किया गया है। सरकार का इसके जवाब में क्या कहना है? देखिए, कल आपने देखा था कि कैसे जो ट्विटर के जो टेलीग्राम के जो सीईओ थे, वो हमलावर थे। उन्होंने तो यहाँ तक कि जो रिलायंस की लॉबिंग है उसके ऊपर तक आरोप लगा दिए थे। और टेलीग्राम जो है अपने बैन के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में भी गया। दिल्ली हाई कोर्ट में आज बात हुई, उसमें ये बात आई। इसमें ये कहा गया कि भाई, जब दिल्ली हाई कोर्ट ने पूछा कि आपने टेलीग्राम को क्यों बैन किया, तो उसमें कहा गया कि सरकार ने दावा किया कि टेलीग्राम का इस्तेमाल साइबर क्राइम, एग्जाम पेपर लीक, चाइल्ड पोर्नोग्राफी, आतंकवाद से जुड़े प्रचार और वित्तीय धोखाधड़ी के लिए किया जा रहा है। और इसमें दिल्ली हाईकोर्ट में दिए गए हल्फनामे में केंद्र सरकार का कहना है कि टेलीग्राम की गोपनीयता और गुमनामी बनाए रखने की विशेषताओं ने ही इसे अपराधियों का पसंदीदा नेटवर्क बना दिया है। तो ये तेजस कारिया की बेंच में ये पिटीशन की
इसके बात हो रही थी और इसमें ये कहा गया कि टेलीग्राम में एक अकाउंट से 40 बोट बनाए जा सकते हैं। व्हाट्सएप से में हर यूजर की एक बोट की सीमा है। तो ये पूछा गया कि भाई आप व्हाट्सएप और ऐसे अकाउंट को क्यों नहीं आप बैन कर रहे। तो खैर ये बात है। और टेलीग्राम के जो जो सरकार ने बहुत सारे पॉइंट बताए और सरकार ने ये भी कहा कि चीन, फ्रांस, रशिया, जर्मनी में भी टेलीग्राम के ऊपर कार्रवाई हो चुकी है। तो ये बात कही गई है। और सरकार ने एक डेटा भी दिया कि नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर ऐप से जुड़ी हुई धोखाधड़ी की शिकायतों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने कहा कि अकेले 2025 में 3.25 लाख से ज्यादा शिकायतें दर्ज की गई, जिसमें 3,000 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की बात है। तो साइबर क्राइम देखे चलो अब तो टेलीग्राम के ऊपर सरकार का सारा मामला है, लेकिन आपको पता ही है कि व्हाट्सएप का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। लेकिन व्हाट्सएप में क्योंकि रिलायंस का पैसा लगा हुआ है तो सरकार ने डाटा नहीं दिया। हाँ, जो व्हाट्सएप का जो डाटा है वो तो बहुत हैरान करने वाला। तकरीबन 70,000 करोड़ रुपए की ठगी व्हाट्सएप के द्वारा की गई है। इसमें तो टेलीग्राम से सिर्फ 3,000 करोड़ रुपए की ठगियां हुई हैं भारत में एक साल के अंदर। तो पर खैर क्या माने, शायद मेरे को लगता है कि जो टेलीग्राम के सीईओ जो कल आरोप लगा रहे हैं उसमें कुछ तो दम लग रहा है मेरे को भी कि हाँ, उनके प्लेटफॉर्म को खत्म करने के लिए हो रहा है, ये सब हो रहा है। दूसरा टेलीग्राम ना बहुत ऐसे एक वो अपने यूजर्स की क्या बोलते हैं उसको कि जानकारी बहुत देता नहीं है। ऐसे किसी भी पुलिस वाले को नहीं पकड़ाता। तो उसके कारण भी कहीं ना कहीं जो बेचैनी है वो दिख रही है इंडियन स्टेट में। जी। इससे आगे बढ़ें तो पंजाब के सीएम बोल रहे हैं कि जो मेरी वीडियो बताई जा रही है जिस पर अकाल तख्त साहिब से कुछ अनाउंस भी किया गया था, उसकी जांच करवाई गई है अलग-अलग एंगल से। वो वीडियो मेरी नहीं है। इससे पहले भी उन्होंने अपना प्रतिक्रम दिया था उस सारे पर। अभी डीएसपी की ड्यूटी भी लगाई गई है कि इसके पीछे के व्यक्ति को, मास्टरमाइंड को पकड़ो। देखिए गुरप्रीत, ये ऐसी वीडियोज हैं, ये पिछले 3 साल से अपने को पता है कि सर्कुलेशंस में, ठीक, अलग अलग नाम के व्यक्ति अलग अलग तरीके से इन वीडियोस को सर्कुलेट करते रहते हैं। कई जो विवाद हैं पहले भी हो चुके हैं। एक जगमन समरा नाम का व्यक्ति भी आया था जिसने एक वीडियो पहले रिलीज की थी जिसमें भगवंत मान एक औरत के साथ थे और उसमें आपत्तिजनक स्थिति में भी वो वीडियो थी। उस पे तो ऑलरेडी इसी वीडियो को लेकर उस पर ऑलरेडी मामला दर्ज किया हुआ है पंजाब सरकार ने। हाँ बिल्कुल। और उसमें भी जब उसको जांच किया गया था तो उसमें बात यही आई थी कि जैसे जगमन समरा ने कहा कि 10-12 साल पुरानी वीडियो है, लेकिन उसमें बहुत सारे जैसे एआई ना कुछ कुछ गलतियां छोड़ता है, ठीक है। तो उस वीडियो, वो तो एआई की वीडियो थी, वो तो हमने भी मेरे भी एक दोस्त हैं एल्ट न्यूज में, तो उनसे मैंने चेक करवाया तो उन्होंने कहा कि भैया 11 साल पहले आईफोन 16 प्रो थोड़ी ना था जो इस वीडियो में दिख रहा है। और दूसरा उन्होंने कहा कि चश्मे के पार आप देखेंगे तो काले घेरे दिख रहे हैं, आंखें नहीं दिख रही हैं। और कई उन्होंने मेरे को बातें बताई थी। तो उससे, और दूसरा जो बॉडी मूवमेंट थी, जो जगमन समरा की वीडियो की बात कर रहा हूँ, इसकी बात नहीं कर रहा, इसकी इस वीडियो पे भी आएंगे। तो उसमें उन्होंने कहा कि जो बॉडी मूवमेंट है जो कर रहे हैं भगवंत मान, वो नेचुरल नहीं है, वो बिल्कुल रोबोटिक बॉडी मूवमेंट है। खैर अब इस वीडियो पे आते हैं जिसके ऊपर श्री अकाल तख्त साहिब की तरफ से भी ये बात कही गई कि हमने भी, जथेदार साहब ने ये कहा कि हमने भी इस वीडियो को फोरेंसिक जांच करवाई गई है। ये एक ऐसी वीडियो है जिसके ऊपर कोई भी पत्रकार इस समय पे, जो भी निष्पक्ष पत्रकार है जिसको ना आम आदमी पार्टी से लेना देना है ना किसी और जत्थेबंदी से या संस्था से लेना देना है, वो कम से कम इसके ऊपर कोई भी कमेंट करने से बच रहा है, ठीक है। क्योंकि अभी तक कोई इंडिपेंडेंट इंक्वायरी नहीं हुई है। मैंने भी अपने एक दोस्त को भेजी हुई है, उसका कोई जवाब आया नहीं है। वो कह रहा है कि भाई साहब ये काफी क्रिटिकल मामला है, काफी क्रिटिकल वीडियो है। तो वो फ्रेम दर फ्रेम वो भी चेक कर रहा है सेम। तो उससे बात हो रही है मेरी लगातार, लेकिन वो भी कह रहा है कि भाई साहब इस पे पब्लिकली कोई कमेंट मत दो अभी इस वीडियो पे, ठीक है। अगर आपने श्री अकाल तख्त साहिब का जो फैसला है उसको सपोर्ट किया, तो कल को ये वीडियो अगर आपकी फेक निकली आई, जैसा कि आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री भगवंत मान कह ही रहे हैं, तो तब बेइज्जती होगी। अगर ये सही निकली आई तो फिर आपको आम आदमी पार्टी प्रस्त बताया जाएगा। तो काफी मतलब ट्रिकी सिचुएशन है। मैं कल बहुत सारे जो ट्रेडिशनल जर्नलिस्ट हैं, जो थोड़े अपनी क्रेडिबिलिटी के लिए जाने जाते हैं, कई लोगों से मेरी बात हो रही थी अखबार में,
कई इंडियन एक्सप्रेस में कवर करते हैं, कई द हिंदू में हैं, कई टाइम्स ऑफ इंडिया में। सारों का ये मानना था कि भाई इस पे अभी कुछ भी पोजीशन लेना बनता नहीं है, क्योंकि इंडिपेंडेंट इंक्वायरी कोई नहीं हुई है। हालांकि आज जो सरकार के मंत्री संतरी हैं, हरपाल चीमा, बलतेज पन्नू, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कही और उन्होंने कहा कि हमने 2 लैब से टेस्ट करवाया है, हाइट मैच नहीं हो रही, वाटर मार्क ऐड किए गए हैं, परतें एडिट किए गए हैं, बॉडी पोस्चर को लेकर ये बात है, कद का अंतर बताया जा रहा है, बायोमेट्रिक और चेहरे की पहचान को लेकर है, ऑडियो जांच की बात है। तो ये कुछ चीजें आम आदमी पार्टी की तरफ से कही गई हैं कि ये वीडियो पॉसिबल नहीं है। एक जो आर्गुमेंट जिसमें मुझे सबसे ज्यादा वो लग रहा है दम, कि जिन्होंने इस वीडियो को सबसे पहले जारी किया था, उन्होंने कहा था कि ये कनाडा के किसी होटल की वीडियोज हैं। ठीक है, तो मुझे सबसे ज्यादा ये बात हुई कि यार कनाडा के किसी होटल के कमरे में, ठीक है, गुरु साहबों की फोटो, साहिबानों की फोटोएं कैसे हो सकती हैं? तो ये मेरे दिमाग में एक सवाल जरूर आया था। और ये जो मतलब जो पूरी लॉबी थी, ये तो खैर अब इशू उठ गया है। 6 महीने पहले आप ध्यान करिए, गुरप्रीत पंजाब के कम से कम भी 20 पत्रकारों को वीडियोज भेज के कहा गया था कि आप अपने प्लेटफॉर्म से जारी कर दीजिए। अब कई लोगों को मैं जानता हूँ, हमारे भी एक सर्कल में एक पत्रकार है, उनको भी ये वीडियो भेजे गए थे, कहा गया था कि आप अपने प्लेटफॉर्म पे चढ़ा दो भगवंत मान का नाम लेके, तो उन्होंने मना कर दिया था। तो ये मतलब क्योंकि चुनाव नजदीक है, 2027 फरवरी में पंजाब में चुनाव होना है, और बेहद भी एक बड़ा इशू रहा, इमोशनल इशू है। और अगर इसमें मतलब काफी अपन कहें कि काफी राजनीति हो रही है। सुखबीर बादल ने तो आज यहाँ तक स्टेटमेंट दिया है कि जो नया बेदबी कानून पंजाब सरकार लेके आई है, उसी के तहत भगवंत मान के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। तो बहुत स्थिति अभी क्रूशियल है। अगर इस वीडियो में 1% भी सच्चाई है, तो मुझे लगता है कि भगवंत मान क्या आम आदमी पार्टी का मतलब बहुत बुरा हशर भगवंत मान का होगा पंजाब में। तो यही है कि अभी बहुत जो भी थोड़ा न्यूट्रल किस्म का व्यक्ति है, वो इन वीडियोस के ऊपर कोई भी स्टैंड नहीं ले पा रहा, कोई भी स्टैंड। हालांकि बहुत सारे पत्रकारों को मैं सुन रहा हूँ, बहुत सारे लोगों को, मतलब पहली बार ऐसा हुआ है कि हर कोई छोटा बड़ा कोई भी व्यक्ति हो, कुछ भी इन वीडियोस के ऊपर बोल रहा है, उसको हम ध्यान से सुन रहे हैं। इस वजह से सुन रहे हैं कि लोग क्या क्या इसके ऊपर बातें बना रहे हैं, क्या क्या व्यू बन रहा है, कहाँ कहाँ से प्रोपेगेंडा हो रहा है, कहाँ कहाँ से रियलिटी है, ये सारी चीजें टेस्ट करने की बहुत पेशेंस का काम है। और आखिरी तक मुझे लगता है कि जब तक इंडिपेंडेंट इंक्वायरीज नहीं हो जाती, तब तक हमें इससे बचना चाहिए। जितना मेरे को आइडिया है, मैंने खुद भी इसको जो अपना वीडियो एडिटर होता है उसमें जैसे मैंने फिल्मोरा वीडियो एडिटिंग एडिटर में खोला, फ्रेम दर फ्रेम मैंने भी कुछ चीजें चेक की, मुझे भी कुछ चीजों पे शक हुआ। तो मैं भी मतलब यही है कि अपने ओपिनियन इसके ऊपर रिजर्व रखे हुआ हूँ अभी भी। इसी के साथ प्रोग्राम का समय यहाँ समाप्त होता है। आप जुड़े जानकारियां साझा की, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।